शहर लखनऊ से सभी दोस्तों को उत्तम सिंह का सलाम। और यूं तो आप मुझे भूले नहीं होंगे, लेकिन अपने नए दोस्तों की खातिर बता दूं कि मैं उत्तम सिंह लखनऊ से आपके लिए छोटे छोटे किस्से लेकर के हाजिर होता हूं। और अपने यूट्यूब चैनल कुछ सच कुछ गप और फेसबुक पर पोस्ट करता हूं। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत अहम किरदार मौलवी अहमदुल्लाह शाह साहब के बारे में। ये जनता में डंका शाह या नक्कारा शाह के नाम से मशहूर थे, क्योंकि जब ये चलते थे तो इनके आगे आगे एक डंका बजता है। डंका आप जानते हैं ना, एक ढोल का तरह की चीज़ होती है जिसको कि बजाया छड़ियों की मदद से बजाते हैं। तो ये डंका बजता रहता था, तो ये डंका शाह या नक्कारा शाह कहलाते थे। और पीछे पीछे इनके ढेरों चेहरे सैकड़ों हज़ारों की तादाद में चलते थे। मौलवी साहब फैज़ाबाद के रहने वाले थे और ये नवंबर 1856 में फैज़ाबाद से लखनऊ आए थे। पहले यहाँ आकर के ये ड्योढ़ी आगा मीर में रुके और उसके बाद ये घसियारी मंडी में जाकर के रहने लगे। उस समय लखनऊ में तिलिस्म नाम का एक साप्ताहिक पत्र निकलता था, साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसमें इनके बारे में इनकी बातें छपा करती थीं। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि ये लखनऊ में आकर के इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में जो इनकी दिलचस्पी थी उसको जाहिर करना शुरू कर दिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया। आज लखनऊ में स्टेट बैंक की मेन ब्रांच जिस कोठी में है उसे तारा वाली कोठी कहा जाता है, जिसे बादशाह नसीरुद्दीन हैदर ने किसी वक्त में बनवाया था। तो मौलवी साहब अपना दरबार इसी तारा वाली कोठी में लगाते थे और यहीं पे उनके मुरीद जमा होते थे। कहते हैं कि जिस समय ये जुलूस में निकलते थे ना, तो इनके शागिर्द अंगारे चबाते थे और मौलवी साहब कहते थे कि आज जो मेरे शागिर्द अंगारे चबा रहे हैं, कल यही आग उगलेंगे और इस अंग्रेज़ी हुकूमत को नेस्त नाबूद कर देंगे। और होते होते ये हुआ कि नक्कारा शाह जो थे, इनकी बेगम हसरत महल से भी मुलाकात हुई, लेकिन थोड़ा डिफरेंसेस थे दोनों के बीच में, कुछ मतभेद थे। और शायद ये दोनों का कहना चाहिए अहम था, दोनों की ईगो रही होगी कि दोनों एकजुट नहीं हो पाए। मौलवी साहब की फ़ौज अलग थी, बेगम हसरत महल की फ़ौज अलग थी। शायद लीडरशिप को लेकर के दोनों के बीच में कोई तनातनी रही होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि ये दोनों अपने अपने तरीके से, अपने अपने सिरों से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत का बिगुल बजाते हुए ये मोर्चा ले रहे थे। अंग्रेज़ों के साथ बराबर ये लड़ाई करते रहते थे। मौलवी साहब ने कैसर बाग से लेकर और गोलागंज तक तमाम तोपें लगवा दी थीं और इन तोपों से अंग्रेज़ों के ऊपर हमला किया करते थे। इस तरह से हुआ ये कि ये एक बार इन्होंने रेजिडेंसी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त हमला किया और 17 नवंबर 1858 को रेजिडेंसी पे मौलवी साहब का कब्ज़ा हो गया। लेकिन बात फिर वही, अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल की नीति, उन्होंने इनके कुछ साथियों को फोड़ दिया और नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज़ी फ़ौजों ने एक बार फिर से हमारे आज़ादी के परवानों को, आज़ादी के दीवानों को वहाँ से बाहर निकाला और फिर से उनका वहाँ पर कब्ज़ा हो गया। बेगम के साथ ज़्यादा इनकी क्योंकि पटरी नहीं बैठती थी, इसलिए थोड़ा मौलवी साहब भी कमज़ोर पड़े, बेगम भी थोड़ी कमज़ोर पड़ी। लेकिन इनकी बड़ी तारीफ़ एक अंग्रेज़ इतिहासकार मालेसन ने की है और उसने कहा है कि ये बहुत बहादुर शख्स थे। और 21 फरवरी 1858 को इन्होंने रेजिडेंसी में एक गिरजे पर हमला किया जहाँ पर काफ़ी अंग्रेज़ सैनिक जमा थे और बहुत सारे सैनिक वहाँ पर मारे गए। अब अंग्रेज़ी फ़ौजें बुरी तरह इनके पीछे लग गई और चारों तरफ इनको घेरती रहीं। आपसी फूट और लोगों के मतभेद की वजह से मौलवी साहब बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे थे और अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि इन्हें लखनऊ छोड़ करके शाहजहाँपुर जाना पड़ा। शाहजहाँपुर में रहते हुए इन्होंने फिर फ़ौजें जमा की, फिर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ते रहे। जहाँ जहाँ इनको मौका मिलता रहा ये अंग्रेज़ी फ़ौज पे हमले करते रहे, उनका नुकसान पहुँचाते रहे। आप जानते हैं शाहजहाँपुर के पास एक जगह है पोवाया, यहाँ के एक राजा थे जगन्नाथ। राजा जगन्नाथ जो थे ये अंदर अंदर अंग्रेज़ों से मिले हुए थे। मौलवी साहब ने एक बार सोचा, मौलवी साहब को ये बात मालूम नहीं थी, इन्होंने सोचा कि जगन्नाथ से इस बड़े काम के लिए कुछ मदद मांगी जाए। और ये राजा जगन्नाथ के पास जब पहुँचे तो जगन्नाथ ने पहले तो इनकी बड़ी आवभगत की और फिर चुपचाप से इनको किले के अंदर कैद कर लिया। किले के अंदर जब कैद कर लिया तो मौलवी साहब को हकीकत समझ में आ गई कि हमारा दोस्त नहीं है जगन्नाथ, बल्कि ये दुश्मन है। और किले का फाटक बंद था तो मौलवी साहब एक हाथी पर सवार हुए और हाथी पर सवार होकर के उन्होंने उस किले के फाटक को तोड़ने की कोशिश की कि हाथी उसको टक्कर मार करके तोड़ दे। लेकिन राजा जगन्नाथ के भाई ने इनके ऊपर गोली चला दी, जिससे ये शहीद हो गए। राजा जगन्नाथ और उनके भाई की कायरती यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने इस जाबाज लड़ाके का सर काट लिया। सर काट करके पूरे शाहजहाँपुर में, पोवाया में, सब जगह पर घुमाया
और शाहजहांपुर में जो उस समय ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनके सामने ले जा करके पेश किया, और इंतहा ये कि उसको कोतवाली पर लटका दिया गया। लेकिन एक बात देखिए, मैं अक्सर सोचता हूं कि आज़ादी के परवाने मरने के बाद भी उनका साहब सर बुलंदी पर ही रहा, सर नीचा नहीं हुआ, सर काट लिया, धोखे से काट लिया गया और बुलंदी पर रहा। मुझे लगता है कि अगर बेगम हजरत महल के साथ उनका सही तालमेल होता तो शायद अवध के इतिहास में कुछ और फर्क आया होता। बहरहाल आज़ादी के ऐसे परवानों को मैं दिल से सलाम करता हूं, मेरे मन में उनके लिए बड़ी इज्जत है। और अगले एपिसोड में आपके सामने हाजिर होने के लिए, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूं। आपको उत्तम सिंह का सलाम।